नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जा रहे हैं जो हमेशा से इंसानी सभ्यता के केंद्र में रहा है। सत्ता, नेतृत्व और प्रभाव का ये जो पूरा जाल है। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। एक तो है शंकर अंबुरे की किताब सत्ता का नेतृत्व, शक्ति और नियंत्रण की नियमावली। हाँ। और दूसरा है मैकियावेली के जो यथार्थवादी विचार हैं उनसे प्रेरित एक दस्तावेज सत्ते का प्रवास, उसके कुछ खास अंश। बिल्कुल। इन स्रोतों का लक्ष्य देखिए बिल्कुल साफ है। दुनिया को वो गुलाबी चश्मे से नहीं देखना, हाँ, बल्कि उसके असली, कभी कभी कठोर रूप में समझना। सही बात है। ये उन सिद्धांतों की बात करते हैं जो अक्सर ऊंची आवाज में कही नहीं जाते। हो सकता है ये बातचीत कुछ लोगों को थोड़ी असहज लगे, हो सकता है। लेकिन अगर सत्ता के खेल को समझना है तो भाई इन नियमों को जानना तो पड़ेगा। तो चलें इस सफर पर। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत एक तरह से नेतृत्व को आईना दिखाते हैं, और वो आईना शायद हमें हमेशा पसंद ना आए। ये उस खाई को स्वीकार करने की बात करते हैं जो दुनिया जैसी होनी चाहिए और दुनिया जैसी असल में है उसके बीच होती है। अच्छा। और हाँ, मैकियावेली का जिक्र यहाँ जरूरी है। उन्हें अक्सर लोग गलत समझते हैं, पर वो 16वीं सदी का इटली, कितनी उथल पुथल थी। हाँ बिल्कुल। उसी माहौल में निर्वासन में रहते हुए उन्होंने द प्रिंस में इसी कठोर यथार्थ को लिखा था। जैसा सत्तेचा प्रवास में भी इशारा है, ये सिर्फ मेडिसी परिवार की चापलूसी नहीं थी शायद, बल्कि सत्ता की जो बेरहम सच्चाई है उसका एक विश्लेषण था। कह सकते हैं हताशा से जन्मा, पर उसमें दूरदृष्टि भी थी। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं जिस पर अंबुरे की किताब बहुत जोर देती है। आदर्शवादी नेता बनाम यथार्थवादी नेता। हाँ, आदर्शवादी जो भाई तर्क, नैतिकता, अच्छाई इन सब में विश्वास रखता है, और यथार्थवादी जो इंसानी फितरत की गहरी, कभी-कभी अंधेरी सच्चाइयों को समझता है। स्रोत कहते हैं कि आदर्शवादी नेता अक्सर नाकामयाब हो जाते हैं। ये बात थोड़ी चौंकाती है क्योंकि हम तो हमेशा आदर्शों की ही पूजा करते हैं। क्यों होता है ऐसा? हाँ, ये चौंकाता तो है, लेकिन दोनों स्रोतों का तर्क बड़ा सीधा है। आदर्शवादी नेता ना उस दुनिया के नियमों से खेलने की कोशिश करता है जो असल में है ही नहीं। अच्छा। वो उम्मीद करता है कि लोग हमेशा तर्क से चलेंगे, नैतिकता से चलेंगे, लेकिन अंबुरे कहते हैं कि ये बस एक ख्वाब है, एक भ्रम है। यथार्थवादी नेता हकीकत को स्वीकार करता है। वो जानता है कि लोग हमेशा तार्किक या नैतिक नहीं होते, वो कुछ बुनियादी इच्छाओं और डरों से चलते हैं। हाँ। सत्तेचा प्रवास भी यही कहता है, दुनिया को जैसा वो है देखो, न कि जैसा उसे होना चाहिए। बिल्कुल। तो यथार्थवादी सफल क्यों होता है? क्योंकि वो दुनिया के जो अलिखित कठोर नियम हैं उन्हें समझता है और अपनी चालें उसी हिसाब से चलता है। वो हवा का रुख बदलने की कोशिश नहीं करता, अपनी नाव को मोड़ लेता है। अच्छा, तो वो कौन से बुनियादी प्रेरक हैं जो इस असली दुनिया को चलाते हैं फिर? अंबुरे इन्हें 3 स्तंभ कहते हैं। हाँ, 3 स्तंभ। स्वार्थ, लोभ और भय। और यहीं से बात और गहरी होती है, शायद थोड़ी परेशान करने वाली भी। सबसे पहले स्वार्थ यानी सेल्फ इंटरेस्ट। इसे ही मूल प्रेरणा बताया गया है। हर काम के पीछे अपना फायदा, भलाई के काम में भी। हाँ, इन स्रोतों का यही दावा है, और यह हमारे जो पारंपरिक विचार है ना, उनको सीधी चुनौती देता है। सिद्धांत यह है कि हर काम, चाहे वो कितना भी निस्वार्थ क्यों न दिखे, उसके मूल में कहीं ना कहीं अपना हित, अपना स्वार्थ छुपा होता ही है। बाप रे। अंबुरे तो यहां तक कहते हैं कि कृतज्ञता एहसानमंदी, वो भी एक तरह का लेन देन है और बहुत अस्थायी है। अच्छा। कोई आप पर तभी तक मेहरबान या वफादार है जब तक उसे आपसे कुछ चाहिए या उसका कोई स्वार्थ आपसे जुड़ा है। सत्तेचा प्रवास में भी यही बात है। स्वार्थी मानवीय कृतिची मूल प्रेरणा है। वफादारी नैतिकता पर नहीं, स्वार्थ पर टिकी है। हाँ बिल्कुल। उसका स्वार्थ आपके साथ जुड़े रहने में कितना सधरा है, बस इसी पर। ये रिश्तों को बहुत ही प्रैक्टिकल, लगभग ठंडे नजरिए से देखता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, अगर स्वार्थ पहला स्तंभ है तो दूसरा है लोभ, ग्रीड। हाँ। सत्ता, पैसा, सम्मान, इसकी कभी ना खत्म होने वाली भूख। हाँ। अंबुरे कहते हैं कि इंसान की फितरत ही ऐसी है, कितना भी मिल जाए कमी लगता है, हमेशा और के पीछे भागता रहता है। बिल्कुल। इसका मतलब तो ये हुआ कि आज जो आपका सबसे करीबी साथी है, कल वो आपका कॉम्पिटिटर बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि उसका लोभ उसे आगे धकेल रहा है। बिल्कुल। सत्तेचा प्रवास लोभ को अखंड जर्जरनारा अग्नि कहता है। एक ऐसी आग जो हमेशा जलती रहती है, कभी बुझती नहीं। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती नहीं। इंसान हमेशा असुरक्षित, असंतुष्ट रहता है, चाहे उसके पास कितना भी क्यों ना हो।
अम्बरे से 3 तरह की भूख बताते हैं, सत्ता की भूख, पैसे की भूख और सम्मान की भूख। हाँ। और ये तीनों एक दूसरे को और हवा देती हैं। इसीलिए यथार्थवादी नजरिया कहता है कि अपने सहयोगियों पर भी पूरा भरोसा मत करो। अच्छा। क्योंकि आखिरकार वो भी अपने लोभ और स्वार्थ से ही चलते हैं। बिल्कुल। उनकी वफादारी तभी तक जब तक उनके हित आपके साथ है। स्वार्थ, लोभ और अब तीसरा स्तंभ, शायद सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्यादा विवादास्पद, भय, फियर। हाँ, भय। अमूर की किताब में एक बहुत कठोर दावा है कि प्रेम या स्नेह की तुलना में डर जो है वो नियंत्रण का कहीं ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ हथियार है। ये सुनने में तो बहुत अजीब और नेगेटिव लगता है। क्या वाकई? ये कठोर जरूर है और शायद इसीलिए असहज भी लगता है। पर इन स्रोतों का तर्क समझिए। तर्क ये है कि प्रेम दूसरों की मर्जी पर निर्भर है। हाँ। आज है, कल शायद ना हो, लोग बदल जाते हैं। लेकिन डर आप पैदा कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसका असर लगभग तुरंत होता है और निश्चित होता है। अंबुरे की एक उपमा है, बड़ी असरदार है। प्रेम एक मौसमी नदी है, कभी बहती है, कभी सूख जाती है। भय एक गहरा कुआं है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। वाह। सत्तेचा प्रवास भी मैकियावेली का हवाला देकर इसी नतीजे पर पहुंचता है, प्रेमापेक्षा भीति टिकवाने चांगले। मतलब लोग आपसे प्यार करें, उससे बेहतर है कि वो आपसे डरें। तो मतलब डरा के रखना बेहतर है। देखिए, उनका तर्क है कि प्रेम जरूरत पड़ने पर धोखा दे सकता है, पर डर आपको वो नियंत्रण देता है जिसकी सत्ता के खेल में जरूरत होती है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रूर बन जाए, नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत डर का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो अगर इंसानी बर्ताव इन 3 स्तंभों स्वार्थ, लोभ और भय पर टिका है, तो अगला कदम क्या? अंबुरे इसे कहते हैं सामरिक संबंध प्रबंधन। मतलब लोगों को उनकी भूमिका के हिसाब से बांटो और फिर वैसा ही व्यवहार करो। हाँ, बिल्कुल। 3 श्रेणियां बताई हैं, शत्रु, मित्र और तटस्थ। शत्रुओं के बारे में कहा है कि बस 2 ही रास्ते हैं, या तो पूरी तरह खत्म कर दो या पूरी तरह माफ कर दो। बीच का रास्ता मतलब अधूरा प्रहार, वो खतरनाक क्यों है? क्योंकि अधूरा प्रहार या आधी अधूरी सजा दुश्मन को सिर्फ गुस्सा दिलाती है, उसे बदला लेने की प्रेरणा देती है। वो कमजोर होने के बजाय शायद और मजबूत होकर वापस आ जाए। अंबुरे साफ कहते हैं, दुश्मन को या तो इतना बेबस कर दो कि वो भविष्य में खतरा ना बन सके, या फिर उसे पूरी तरह माफ कर दो। हो सके तो अपना सहयोगी बना लो, लेकिन उसे घायल करके छोड़ना सबसे बड़ी गलती है। अच्छा। और शत्रुओं के भी प्रकार बताए हैं। सक्रिय शत्रु जो खुलेआम विरोध करते हैं, निष्क्रिय शत्रु जो मन ही मन आपकी हार चाहते हैं पर सामने नहीं आते, और सबसे खतरनाक गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु मतलब वो जो दोस्त का मुखौटा पहने होते हैं। सत्तेचा प्रवास इन्हें कहता है, उंदरांचे बिड़ाला आतुन खानारा उंदीर, वो चूहा जो बिल को अंदर से खोखला करता है। बाप रे। इनको पहचानना और इनसे निपटना सबसे जरूरी है। दुश्मनों की बात समझ आई, लेकिन दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार? यहां भी लगातार चौकन्ना रहने और अविश्वास की बात कही गई है। ये तो दोस्ती की हमारी जो आम समझ है, भरोसा, निस्वार्थता, उसके बिल्कुल उलट है। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये पारंपरिक दोस्ती की परिभाषा को चुनौती देता है। यहाँ दोस्ती को बहुत ही व्यावहारिक नजरिए से देखा गया है। अंबुले दोस्ती को 3 हिस्सों में बांटते हैं। व्यावहारिक दोस्ती जो आपसी हितों पर टिकी हो, भावनात्मक दोस्ती जिसे वो अविश्वसनीय और अस्थायी मानते हैं, और सामरिक दोस्ती जो किसी खास मकसद के लिए थोड़े समय के लिए हो। अच्छा। जोर व्यावहारिक और सामरिक दोस्ती पर है। सत्तेचा प्रवास भी यही कहता है कि दुनिया में सच्चे दोस्त नहीं होते, फक्त हित संबंध आहेत आणि तेज टिकून राहतात। मतलब सिर्फ मतलब के रिश्ते होते हैं और वही टिकते हैं। तो क्या करें फिर? इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करें, पर ये याद रखें कि आपके सहयोगी भी आखिरकार अपने स्वार्थ से ही चलते हैं। इसलिए हमेशा चौकन्ना रहना और उनके इरादों को परखते रहना जरूरी है। आंख बंद करके भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। और फिर तीसरी श्रेणी है तटस्थों की, न्यूट्रल्स, जिन्हें अंबुरे अवसरों का स्रोत मानते हैं। ये वो लोग हैं जो ना आपके साथ हैं ना आपके खिलाफ। इन्हें अपने पाले में कैसे लाएं? क्या इनके लिए भी कोई खास रणनीति है? बिल्कुल, तटस्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो शक्ति संतुलन को किसी भी तरफ झुका सकते हैं। हाँ, ये तो है।
अंबुरे उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग रणनीति अपनाने की सलाह देते हैं, जैसे जो निष्पक्ष तटस्थ हैं, जो सिर्फ सही गलत देखते हैं, उन्हें ये दिखाकर जीता जा सकता है कि आपका मकसद उनके मूल्यों या स्वार्थों से कैसे मेल खाता है। तुमचे लक्ष्यातांच्या स्वार्थाशी कसे जुळते हे दाखवून. अच्छा, जो सशर्त तटस्थ हैं, मतलब जो किसी फायदे के इंतजार में हैं, उन्हें कुछ अच्छी परिस्थितियां या कुछ लाभ देकर अपनी तरफ किया जा सकता है। और जो अनिर्णायक हैं, जो फैसला नहीं कर पा रहे, उन्हें सुरक्षा का भरोसा और एक साफ दिशा दिखाकर अपने साथ लाया जा सकता है। तटस्थों को मैनेज करना सत्ता के खेल का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो हमने लोगों को समझने और कैटेगराइज करने की बात की, दुश्मन, दोस्त, तटस्थ। अब सवाल है कि इन्हें प्रभावित कैसे करें। अंबुरे प्रभाव के दो मुख्य औजारों या लीवर्स की बात करते हैं, प्रोत्साहन यानी इनाम और दंड यानी सजा। हाँ, इनाम और सजा। यहाँ एक दिलचस्प मनोविज्ञान समझाया गया है। इनाम धीरे धीरे और कम मात्रा में देना चाहिए, जबकि सजा तेजी से और पूरी ताकत से। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक समझ है। इनाम अगर आप धीरे धीरे और किश्तों में देंगे ना, तो लोगों की उम्मीदें कंट्रोल में रहती हैं, वो लगातार प्रेरित महसूस करते हैं। अंबुरे कहते हैं कि अगर एक बार में ही बहुत बड़ा इनाम दे दिया तो भविष्य के लिए प्रेरणा खत्म हो सकती है, लोग उसके आदी हो जाते हैं, एक अतृप्त निर्भरता पैदा होती है। अच्छा। और इसके ठीक उलट है सजा। सत्तेचा प्रवास भी इस पर जोर देता है, दंड झपाट्याने आणि संपूर्ण जोराने, मतलब तुरंत और कठोर दंड। क्यों? ये न सिर्फ उस व्यक्ति को सबक सिखाता है जिसने गलती की है, बल्कि दूसरों के लिए भी एक शक्तिशाली निवारक, एक डिटेरेंट का काम करता है। हाँ, दूसरों को भी संदेश जाता है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता को खत्म करता है और एक साफ संदेश देता है कि नियम तोड़ने का अंजाम क्या होगा। अंबुरे के अनुसार सजा देने में देरी करना या नरमी बरतना अक्सर कमजोरी की निशानी समझा जाता है और ये आपके अधिकार को कमजोर कर सकता है। बाहरी रिश्तों और प्रभावों के बाद दोनों स्रोत एक और बड़े खतरे की ओर इशारा करते हैं, अंदरूनी खतरा, मतलब आपके करीबी सलाहकार, आपके विश्वास पात्र। हाँ, अंदर के लोग। चापलूसी, फ्लैटरी को सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया गया है। ये तो बड़ी आम बात लगती है, हर लीडर के आसपास चापलूस होते हैं, पर इसे इतना खतरनाक क्यों माना गया है और इसे पहचाने कैसे? इसे सबसे बड़ा दुश्मन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चापलूसी धीरे धीरे जहर की तरह काम करती है। जहर? हाँ, ये नेता को हकीकत से दूर कर देती है, उसके सोचने, समझने, फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर देती है, उसे एक झूठी सुरक्षा की भावना में डाल देती है। अंबुरे चापलूसी पहचानने के कुछ साफ लक्षण बताते हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा तारीफ करना, आपकी हर हाँ में हाँ मिलाना, आपकी गलतियों या कमजोरियों पर हमेशा चुप रहना। हाँ, ये तो होता है। आपकी आदतों और पसंद नापसंद की नकल करना और आपकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अलग अलग व्यवहार करना। सत्तेचा प्रवास भी इसे सत्तेचा सर्वात मोठा शत्रु कहता है। तो करें क्या इसका? अंबुरे ये भी सुझाव देते हैं कि सलाहकारों की वफादारी का लगातार टेस्ट लेते रहना चाहिए, छोटी छोटी परीक्षाओं के जरिए देखने के लिए कि क्या उनमें सच बोलने की हिम्मत है या वो सिर्फ आपको खुश करने में लगे। चापलूसी का खतरा है, लेकिन उससे भी बड़ा डर शायद विश्वासघात का होता है, बिट्रेयल, अपने ही करीबी लोगों से धोखा मिलना। क्या इसे रोका जा सकता है या ये सत्ता के खेल का एक अनिवार्य हिस्सा है? अंबुरे और सत्तेचा प्रवास दोनों मानते हैं कि विश्वासघात के खतरे को पूरी तरह खत्म करना शायद नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि ये इंसानी फितरत से जुड़ा है, वही स्वार्थ, वही लोभ, लेकिन इसके खतरे को कम जरूर किया जा सकता है। कैसे? अंबुरे इसके लिए दो तरह के उपाय सुझाते हैं। पहला, संरचनात्मक बचाव, जैसे शक्तियों का बंटवारा करना ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में बहुत ज्यादा ताकत ना आए। आंतरिक जांच और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंसेस की व्यवस्था बनाना। सत्तेचा प्रवास भी सलाह देता है, संपूर्ण अधिकार एकाच व्यक्तिकडे सोपू नका, पूरी शक्ति एक ही व्यक्ति को न सौंपे। और दूसरा है व्यक्तिगत सतर्कता, जैसे अपनी योजनाओं और इरादों को गुप्त रखना, लोगों के व्यवहार और उनकी मंशाओं को ध्यान से देखना और अपनी अंतरात्मा, अपनी सहज बुद्धि, इंट्यूशन पर भरोसा करना। पूरी तरह सुरक्षित तो कोई नहीं हो सकता, पर सावधानी बरतकर नुकसान को कम किया जा सकता है। ये सब रणनीतियां, सावधानियां, लगातार अविश्वास, ऐसा लगता है सत्ता की राह फूलों की सेज नहीं है, कांटों का ताज है। हाँ, बिल्कुल। अंबुरे अपने किताब के आखिर में
सत्ता की कीमत पर एक पूरा अध्याय लिखते हैं और सत्तेचा प्रवास में भी इसका जिक्र है। सत्ता मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अकेलापन, भावनात्मक दूरी, नैतिक समझौते, इसे शिखर का दर्द भी कहा गया है। ये क्या पहलू है? हाँ, और ये शायद इन स्रोतों का सबसे गंभीर और मानवीय पहलू है। सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाला व्यक्ति अक्सर बेहद अकेला हो जाता है। अंबुरे इसे एकांत का अभिशाप कहते हैं। अकेलापन, हाँ, क्योंकि जब रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं तो सच्चे दोस्त कहाँ बचते हैं। सत्ता सा प्रवास इसे भावनात्मक मृत्यु तक कहता है। मतलब प्रेम, मित्रता, करुणा जैसी भावनाएं कमजोरी मानकर दबा दी जाती हैं और धीरे धीरे ये भावनात्मक दूरी स्थायी हो जाती है। और नैतिक समझौते? हाँ, सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर नैतिक मूल्यों से समझौता करना पड़ता है। सत्याचा त्याग, सम्मानाचा विसर्जन, झूठ बोलना, धोखा देना, कठोर फैसले लेना, ये सब सत्ता के खेल का हिस्सा बन जाते हैं। इससे व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म हो सकता है। ये सत्ता का वो स्याह पक्ष है जिसे जानना और स्वीकार करना जरूरी है अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? क्या सत्ता अपने आप में एक नकारात्मक चीज है? क्या ये यथार्थवादी सिद्धांत हमें सिर्फ जोड़ तोड़, अविश्वास और अकेलापन ही सिखाते हैं? क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू नहीं है? ये बहुत जरूरी सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि दोनों स्रोत इतनी कठोर सच्चाइयों को बताने के बाद आखिर में एक गहरे और शायद अप्रत्याशित सत्य की ओर इशारा करते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो कहते हैं कि असली सत्ता दूसरों पर कंट्रोल पाने में नहीं है, बल्कि अपने आप पर, अपनी इच्छाओं, अपनी भावनाओं, अपने मन पर पूरा कंट्रोल पाने में है। यानी आत्मविजय, सेल्फ मास्टरी। आत्मविजय? हाँ, अंबुरे इसे अंतिम सत्य कहते हैं। मन, इंद्रियों और वासनाओं पर पूरी तरह अधिकार। सत्तेचा प्रवास का आखिरी अध्याय भी आत्मविजय किंवा आत्महत्या, आत्मविजय या आत्महत्या पर है, जहां आत्मनियंत्रण को ही सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। मनाचे शासन, इंद्रियेचे दमन, वासनांचे नियमन। तर्क ये है कि जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है उसे बाहरी सत्ता के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शक्ति और प्रभाव खुद ब खुद उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। शायद यही असली शक्ति है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने सत्ता के खेल के कुछ बेहद यथार्थवादी और हाँ, कभी-कभी कठोर लगने वाले नियमों को समझा। हमने देखा कि कैसे इंसानी व्यवहार अक्सर स्वार्थ, लोभ और भय जैसे बुनियादी प्रेरकों से चलता है, जैसा कि शंकर अंबुरे और सत्ते का प्रवास दोनों बताते हैं। हाँ, बिल्कुल। इन नियमों को जानना, रिश्तों को रणनीतिक रूप से निभाना, प्रभाव के औजारों का सोच समझकर इस्तेमाल करना, ये सब सत्ता के इस जटिल खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन हमने ये भी देखा कि इस खेल की एक भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अकेलापन, भावनात्मक सूखापन और नैतिक पतन भी। सही बात है। और शायद आखिरकार असली और स्थायी शक्ति बाहरी दुनिया पर कंट्रोल पाने में नहीं, बल्कि खुद अपने भीतर, अपने मन और अपनी इच्छाओं